हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग हमारे बहुत सारे जीके जीएस के क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप लोगों ने जो प्यार दिया, आप लोगों ने जो फ्रेंड्स अपनी ब्लेसिंग्स दी, दुआएं दी, जिसकी वजह से मुश्किल परिस्थिति के अंदर में भी हिम्मत मिलती रही। और मैं आप लोगों को प्रॉमिस करता हूँ कि इसी तरीके से जिस तरीके से अभी यहाँ पर मैं फ्रंट पे जाकर आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ी है, वैसे ही हमेशा आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। ठीक है, और इसका आप नतीजा देख सकते हो फ्रेंड्स कि क्या हो रहा है कि अब धीरे 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 जो है कई सारे राज्यों के अंदर में खबरें आने लगी है। जैसे आपको पता है कि यूपी ने पहले बोला था, ठीक है, लेकिन उन्होंने अगले ही दिन जो है वो अपनी डेट्स जारी कर दिए, डेट्स ही जारी कर दिए डायरेक्टली यूपी टेट की। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हो कि बिहार के अंदर में भी अब ये बात हो रही है कि जो अधियाचना है वो जल्द से जल्द भेज दी जाएंगी। अब पॉजिटिव खबरें आप लोगों को देखने के लिए मिल रही है। इसके अलावा एक मैसेज आया, बहुत ही प्यारा सा मैसेज है एक स्टूडेंट का। हेलो सर, मैम दानिश सर ठीक है, मेरा बेटा 2 साल का है, वो अरेस्टेड वाला वीडियो देखकर परेशान हो गया, कब छोड़ेंगे पुलिस, और पुलिस को बहुत मारूंगा, सर को पकड़ लिया है तो दानिश सर से कह दीजिएगा कल दुआ कर रहा था पुलिस छोड़ दे। ठीक है, तो सो स्वीट ऑफ यू जिसने भी भेजा, बहुत प्यारा सा मैसेज है, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, और छोटे छोटे बच्चे भी उनकी दुआएं थी, जिस वजह से फ्रेंड्स मुश्किल परिस्थिति में भी बहुत हिम्मत मिली। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ में आते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों का पहला क्वेश्चन देखिए, नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये बताना है आप लोगों ने। ठीक है जी हाँ, यहाँ पर मैं काफी लोग हैं, अर्णव ठाकुर जी है, उन्होंने भी फोन किया हुआ था। यहाँ पर में बहुत सारे बच्चे थे जो मैसेजेस फोन के जरिए जो है अपनी हालचाल ले रहे थे। जी देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं नीली क्रांति किससे रिलेटेड है, तो नीली क्रांति जो है फ्रेंड्स ये आपका जो फिश प्रोडक्शन है उससे रिलेटेड है, मछली उत्पादन से रिलेटेड। ठीक है, मराइन जो प्रोडक्ट्स होते हैं, इसको मराइन प्रोडक्ट्स भी बोला जाता है, फिश प्रोडक्ट को मराइन, या फिर जो मत्स्य उत्पादन है या जो समुद्री उत्पादन होते हैं उनसे रिलेटेड। आप देख सकते हो मत्स्ययान, ठीक है, जो मछलियों का उत्पादन होता है उसको नीली क्रांति से जोड़ा गया है। नीली क्रांति के अंदर में मछलियों को जो मछली उत्पादन, बेसिकली मछली उगाई तो जाती नहीं है, मछली पालन, मछली पकड़ना और उन सारी चीजों को, जो भी मछली पकड़ने और मछली उत्पादन से रिलेटेड जो गतिविधियां है उनको बढ़ावा देने से रिलेटेड जो क्रांति थी उसको नीली क्रांति कहा गया है। ठीक है, अगर मैं श्वेत क्रांति या व्हाइट रिवॉल्यूशन की बात करूं फ्रेंड्स, तो व्हाइट रिवॉल्यूशन जो है ये दूध उत्पादन या दुग्ध जो प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड है। हरित क्रांति कृषि से रिलेटेड है, ये याद रखना है आप लोगों ने। और रेशम का उत्पादन जो होता है, ठीक है, उसको सिल्क क्रांति कहा जाता है। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स आगे देखते हैं। यहाँ पर में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के उन्मूलन को सुनिश्चित करता है। अब देखिए यहाँ पर में उपाधियों का उन्मूलन, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उपाधि। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिए आप लोग इसको। उपाधि का मतलब आप लोगों का बेसिकली होता है कि आप राजाधिराज, ठीक है, महाराजा, इस तरीके की जो उपाधियां दी जाती है, ठीक है, उन उपाधियों को खत्म करने की बात करता है कि ये उपाधियां अब नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 18 जो है इसकी बात करता है, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, आर्टिकल नंबर 18 कि राजकुमार, राजकुमारी, चक्रवर्ती, ये इस तरीके के जो टाइटल्स है, अब नाम ही किसी का रख दिया है तो वो मैटर नहीं करता, लेकिन अगर किसी ने उपाधि ली है एक्स्ट्रा तो वो नहीं दी जा सकेंगी उपाधि, केवल 2 चीजों को छोड़कर। पहली चीज जो है फ्रेंड्स वो है मिलिट्री की, ठीक है, मिलिट्री, और दूसरी है जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में एकेडमिक। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि एजुकेशनल के अंदर में आप डॉक्टर की उपाधि दी जाती है, इंजीनियर, ये जो नाम लगाए जाते हैं, ठीक है, एजुकेशनल एंड मिलिट्री। ठीक है, ये जो उपाधियां है इनको छोड़कर, ठीक है, बाकी कोई भी उपाधि यहाँ पर में नहीं ली जाएंगी। तो आर्टिकल नंबर 18 इसकी बात करता है, उपाधियों का उन्मूलन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपको बताना है कि 1942 में जब क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 1942 इस समय में क्या चल रहा था। देखिए वर्ल्ड वॉर 2 की अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स, तो वर्ल्ड वॉर 2 का समय काल है 1939 से लेकर 1945 तक। ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। ठीक है, इस समय काल के अंदर में, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 के समय में जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो थे, ठीक है, विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल, ये याद रखना आप लोगों ने। तो 1942 के अंदर में जब क्रिप्स मिशन भारत आया था, स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में भारत आया था 1942 में, ठीक है, उस समय भी विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री थे। ये क्रिप्स मिशन जब भारत आया तो इसने क्या पेशकश की थी, क्या हम लोगों को लॉलीपॉप पकड़ाया था। तो इन्होंने बोला था कि जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाएगा तो भारत को डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा। ठीक है, डोमिनियन स्टेटस मतलब पूरी आजादी नहीं थी कि भारत को केवल इंटरनल मामले जो है उसके अंदर में अनुमति रहेंगी अपनी सरकार चुनने की, और वही लोग सारा कारभार देखेंगे, लेकिन जो बड़े वाले मामले हैं वो अंग्रेज लोग ही देखेंगे। ठीक है, तो ये डोमिनियन स्टेटस जो है ये हमारे भारतीयों को मंजूर नहीं था। और दूसरी बात ये थी कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाएगा, अभी तो पता ही नहीं था ना उस समय में कि वर्ल्ड वॉर 2 कब खत्म होगा, इंग्लैंड जीतेगा कि हार जाएगा, कुछ भी पता नहीं था। ठीक है, तो फ्रेंड्स डूबता हुआ बैंक का चेक के रूप में भी इसकी जो है वर्णना की गई है इसकी। ठीक है,
तो महात्मा गांधी जी ने कहा था क्रिप्स मिशन के जो प्रस्ताव थे उसको कि ये एक डूबते हुए बैंक का चेक है। तो विंस्टन चर्चिल थे उस समय में प्रधानमंत्री, ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये क्रिप्स मिशन के फेल हो जाने के बाद में कौन सा आंदोलन स्टार्ट हुआ था? ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछते हैं, कौन सा आंदोलन क्रिप्स मिशन के फेल हो जाने के बाद में स्टार्ट हुआ था? जल्दी से कमेंट करके आप लोग बता देंगे, जल्दी जल्दी से, ठीक है। हर एक बच्चे जल्दी से कमेंट कर देगा। मैं जैसे देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स, आप लोगों में से 1200 के करीब बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर भी करते रहेंगे, और जिन बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया एक बार हाथ ऊपर करके भी बता देंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, बहुत अच्छी बात है, आप लोग लिख पा रहे हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? अब मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि ये यूपी टेट के अंदर में क्वेश्चन आया था, लेकिन उस समय में गवर्नर जनरल की पोस्ट का नाम बदल दिया गया था, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना, गवर्नर जनरल को वाइसराय कहा जाता था उस समय में, बट कोई बात नहीं, वो अंडरस्टूड था, ठीक है। तो बंगाल के विभाजन के समय में, ठीक है, वाइसराय या गवर्नर जनरल जो है कौन था? तो वाइसराय बेसिकली पोस्ट हो गई थी, आपको पता है कि 1858 के एक्ट के बाद में 1858, कितने लोगों को पता है 1858 के एक्ट के बाद में उसका नाम बदल गया था? तो आंसर जो है फ्रेंड्स हो जाएगा लॉर्ड कर्जन, ठीक है। उस समय में वाइसराय थे लॉर्ड कर्जन। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? ये हुआ था 1905 के अंदर में, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। और बंगाल का विभाजन रद्द कब हुआ? ठीक है, तो रद्द कब हो गया ये विभाजन? 1911 में, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने, 1911 के अंदर में ये रद्द हो गया था, ठीक है। दिल्ली दरबार के अंदर में इसकी घोषणा हुई थी। किसने की थी ये घोषणा? 1911 के अंदर में, जब दिल्ली दरबार भराया गया था 1911 का, उस समय में भारत के वाइसराय कौन थे? तो उस समय में वाइसराय थे लॉर्ड हर्डिंग, ठीक है, लॉर्ड हर्डिंग। और लॉर्ड हर्डिंग द सेकंड आप बोल सकते हो, क्योंकि इससे पहले एक लॉर्ड हर्डिंग हो चुके थे, तो लॉर्ड हर्डिंग द सेकंड, ठीक है। ये आप लोग याद रख सकते हो, लॉर्ड हर्डिंग द सेकंड। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं, उस समय में कौन आया था भारत के अंदर में? ठीक है, जॉर्ज पंचम, जॉर्ज पंचम, इन्होंने घोषणा की थी, ये राजा थे, ठीक है, ब्रिटेन के उस समय में। तो लॉर्ड हर्डिंग वाइसराय थे और उस समय में राजा थे जॉर्ज पंचम। ये दोनों के दोनों पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और कमेंट के अंदर में लिख दीजिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है लॉर्ड हर्डिंग वाला, कि जब रद्द हुआ तो उस समय में कौन थे? ओके, चलिए। अच्छा, एक और चीज है फ्रेंड्स, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि बंगाल का जो विभाजन है, ठीक है, ये कौन से तारीख को लागू हुआ था? बंगाल का विभाजन लागू कौन से तारीख को हुआ था? ठीक है, तो लागू जो है फ्रेंड्स ये हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था, ये भी याद रख सकते हो आप लोग, ठीक है। नाउ आप लोगों को बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि जितने भी बच्चे हैं जो यूपी टेट, सुपर टेट, ठीक है, इसकी तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में आप लोगों के लिए सुपर 70 कूपन कोड को लागू कर दिया गया। आप जितने भी बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट और सुपर टेट एक साथ पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, उन सभी लोगों के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है, ठीक है। और आप लोगों के इस कोर्स के अंदर में आपका जितनी भी, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारे के सारे आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं, ठीक है। आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आप लोगों की टेस्ट जो है आपको बहुत सारी इसके अंदर में मिलने वाली है, ठीक है। और बेसिक से एडवांस तक एक बार फिर से पूरा का पूरा जो है सिलेबस आपका कवर किया जा रहा है। तो ये आप लोग जुड़ना चाहते हो तो इसके अंदर में जुड़ सकते हैं। जो भी बच्चे को जुड़ना है वो नीचे में नंबर जो चल रहा है 7611101101 96978844 इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल का विभाजन कब प्रभावी हुआ था? ये एकदम स्पीड में आप लोग गोली की रफ्तार से आंसर करेंगे यहाँ पर में। इसको जो है फ्रेंड्स, जिस दिन ये लागू हुआ था उस दिन इसको जो है शोक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। प्रभावी जिस दिन हुआ था उस दिन इसको शोक दिवस के रूप में भी मनाया गया। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आपको बता दूं, इसको डे ऑफ मॉर्निंग, ठीक है, डे ऑफ मॉर्निंग, ठीक है, मॉर्निंग नहीं है, मॉर्निंग है, मॉर्निंग मतलब मॉर्न, शोक, ठीक है, इसके रूप में। तो आंसर क्या हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों को 16 अक्टूबर 1905 को। ये एग्जाम में आया हुआ ओरिजिनल क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसी से क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो आप कॉन्फिडेंटली पढ़िए। यहाँ पर में ये शोक दिवस वाला क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम के अंदर में, कि बंगाल का जो विभाजन हुआ था उसको किस नाम, जो 16 अक्टूबर 1905 था जिस दिन बंगाल का विभाजन हुआ, उस दिन कौन से दिन के रूप में मनाया गया था? द डे ऑफ मॉर्निंग या मॉर्न डे, ठीक है, ये याद रखेंगे, शोक दिवस के रूप में मनाया गया था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां हिमालयी तंत्र की नदियां है, हिमालय से निकलती है, ठीक है। तो देखिए जो रिवर हिमालय से निकलती है उसको हिमालयन नदी जो है कहते हैं, हिमालय से निकली हुई नदी हिमालय नदी तंत्र या हिमालयन रिवर सिस्टम का पार्ट उसको माना जाता है। अब एक एक करके यहाँ पर में अगर हम लोग बात करें फ्रेंड्स हमारे भारत की, ठीक है, तो आप लोग देखोगे कावेरी नदी जो है ये दक्षिण के अंदर में यहाँ से निकलती है, कावेरी नदी, ठीक है, कावेरी नदी दक्षिण के अंदर में, ठीक है। उसके बाद में गोदावरी नदी जो है फ्रेंड्स ये भी दक्षिण भारत की नदी है, ठीक है। कावेरी हो जाए, ठीक है, या गोदावरी हो जाए, तो कावेरी नदी हिमालय से नहीं निकलती, ये पश्चिमी घाट से निकलती है, ठीक है। उसके बाद में गोदावरी नदी भी पश्चिमी घाट नासिक महाराष्ट्र से निकलती है, ठीक है। गंगा नदी जो है फ्रेंड्स ये याद रखना है आप लोगों ने,
गंगोत्री हिमालय से निकलती है और ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये भी हिमालय से निकलती है। तो ये दोनों गंगा और ब्रह्मपुत्र हिमालयन रिवर्स है, ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र। तो आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हो जाएगा फ्रेंड्स 2 एंड 3, बी इज द करेक्ट आंसर। कितने लोगों ने सही लगाया था ये क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अगर ये बोल दिया जाता कि कौन सी हिमालयन नदी तंत्र नहीं है, तो नहीं वाला भी पढ़ना सीखो आप लोग। अगर नहीं बोला होता तो फिर आंसर जो है 1 एंड 4 हो जाता आप लोगों का। अगर नहीं है, कौन सा हिमालय तंत्र की नदी नहीं है ऐसा बोलता, तो समझ में आया क्या कि नहीं देखना क्यों जरूरी है, पूरा का पूरा आंसर चेंज हो जाता है उससे, ठीक है। तो क्वेश्चन को ना ठीक से पढ़ने की आदत डालो आप सभी के सभी लोग, ओके। तो इस तरीके के क्वेश्चन जहां पर में नहीं है, नॉट, नेवर, ऑलवेज, ये इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इजी होते हैं, लेकिन आप लोग उसको ओवर लुक कर देते हो, ठीक है। तो एग्जामिनर वहां पर मैं आपको फंसाने की कोशिश कर सकता है, तो थोड़ा सा उस पर ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। चलिए 3 लाइक्स दूर है हम लोग 1500 से, तो जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे आप सभी लोग फ्रेंड्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोगों को ये बताना है कि बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था, ठीक है। उसको कौन से दिन के रूप में मनाया गया था ये आपको बताना है। आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि कौन से तारीख को लागू हुआ था बंगाल का विभाजन, ये क्वेश्चन के अंदर में ही यहाँ पर में दिया हुआ है आप लोगों का, बताइए। तो कौन से तारीख को लागू हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को। तो इसको कौन से दिवस के रूप में मनाया गया था? तो शोक दिवस या द डे ऑफ मॉर्निंग, ठीक है, उसके रूप में, शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। याद हो गया आप लोगों को? तारीख याद हो गई है तो लिख दो कमेंट के अंदर में, ठीक है। 16 अक्टूबर 1905 को ये लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। शिपकीला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है, यूपी टेट 2000 जो है फ्रेंड्स 23 जनवरी 2022 को जो पेपर हुआ था उसके अंदर में क्वेश्चन आया था शिपकीला। आपको कितने लोगों को याद है? आप लोगों को बार बार मैंने पढ़ाया है, मैंने रिवर वाले सिस्टम, जो रिवर सिस्टम वाला लेक्चर है हमारा पेड क्लास में, उसमें भी आप लोगों को करवाया है। पर्वतीय दर्रे जो है उसके अंदर में आपको कराया है, ठीक है। शिपकीला, देखो हमारी शिप जो है, हमारा जहाज है, वो कहाँ चलेगा? बर्फ के अंदर में चलेगा हमारा जहाज, हिम के अंदर में, ठीक है। तो हिमाचल, ठीक है, प्रदेश के अंदर में है शिपकीला दर्रा। शिपकीला दर्रा से कौन सी रिवर एंटर करती है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर में आता है। अभी आपको बता दूं फ्रेंड्स कि अभी थोड़े दिन पहले यूपी जो अभी बिहार पुलिस का पेपर हुआ है ना, बिहार पुलिस कांस्टेबल का, उसके अंदर में भी क्वेश्चन आया था कि शिपकीला दर्रे से कौन सी नदी एंटर करती है। तो उसका आंसर क्या था आप लोगों का? ठीक है, सतलुज नदी एंटर करती है शिपकीला दर्रे से, ये याद रखना है आप लोगों ने, ये क्वेश्चन बनता है आप लोगों से, ठीक है जी। चलिए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा आप लोग। शिपकीला दर्रा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है। यहां से कौन सी नदी एंटर करती है? सतलुज नदी एंटर करती है, ठीक है। ये याद रखेंगे आप सभी के सभी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड, देखिए यहां पर मैं शिपकीला इज द फेमस माउंटेन पास ऑफ, चलिए आप लोग बता देंगे जल्दी जल्दी से आंसर इसका क्या होगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा अभी आप लोगों को बताया मैंने, एकदम स्पीड में आप लोगों का आंसर आ जाना चाहिए। कमेंट के अंदर में आप लोग लिखते जाएंगे जल्दी से शिपकीला, ठीक है। तो शिपकीला दर्रा जो है फ्रेंड्स, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर में है और यहाँ से जो सतलुज नदी है वो एंटर करती है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता दूं फ्रेंड कि जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं यूपी टेट, सुपर टेट, बीपीएससी, टीआरई, केवीएस, डीटीपीएसबी, इन सभी बच्चों के लिए जो है फ्रेंड्स एक विशेष ऑफर है, ठीक है। सुपर 70 इस कूपन कोड का आप लोग इस्तेमाल करके टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ सकते हो फ्रेंड्स, ताकि आप लोग अपनी पढ़ाई जल्द से जल्द शुरू कर सके। चलिए नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर में आरओ के अंदर में, आरओ के अंदर में क्वेश्चन आया अभी, ठीक है, 2025 में, ओके। अब यहां पर मैं आप लोगों को बताना था कि कौन सा वाला करेक्टली पेड नहीं है। प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड। मैंने आपको बताया कि एग्जामिनर इस तरीके से आपको कंफ्यूज कर सकता है। ये ओरिजिनल पेपर का आप लोग देख सकते हो, ठीक है, आपका स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलिए देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं सबसे फेमस, तो यहाँ पर मैं आप लोगों का नाथुला, आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि सिक्किम के अंदर में है। शिपकीला अभी मैंने आपको बताया हिमाचल प्रदेश में। तो ये दोनों तो आंसर हो नहीं सकते आप लोगों के, ठीक है, सी और डी। अब सिनला, ठीक है, और जोजिला। जोजिला जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना आप लोगों ने, ये एक बहुत ही फेमस दर्रा है जो श्रीनगर है उसको लेह से जोड़ता है। श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला, मतलब कश्मीर घाटी को लेह लद्दाख से जोड़ने वाला जो दर्रा है, ठीक है। तो ये कहां पर में? जोजिला आप लोगों को लद्दाख के अंदर में मिलेगा, आज के लद्दाख के अंदर में, लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अंदर में। पहले जम्मू कश्मीर राज्य में हुआ करता था, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य बढ़ गया है 2 यूनियन टेरिटरीज में, है ना। तो जोजिला दर्रा आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, लद्दाख के अंदर में, ठीक है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सिनला दर्रा जो है आप लोगों को उत्तराखंड के अंदर में मिलेगा, नाथुला सिक्किम के अंदर में, और शिपकीला, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के अंदर में। जोजिला दर्रा कहां पर में? लिख देंगे सभी के सभी लोग, ठीक है। जोजिला दर्रा कश्मीर वैली को, कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ता है, लद्दाख में भी लेह को, ठीक है। कश्मीर घाटी में श्रीनगर से, ठीक है, लद्दाख के अंदर में लेह जिले को, ठीक है, श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाला दर्रा है। ये इंपॉर्टेंट है, लिख लो आप लोग, ठीक है। जोजिला बहुत फेमस दर्रा है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है आप लोगों से।
आरिफ भाई आप बिल्कुल कनेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, टीम से, टीम आपकी मदद कर देगी, आप टीम से कनेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, आप टेंशन ना लीजिए, ठीक है। टीचिंग परीक्षा की टीम आपके साथ में है, ठीक है, अकेला आपने महसूस नहीं करना है, आपका जो बस जस्ट जो डॉक्यूमेंट है जो वो टीम को आप भेज दीजिएगा, ठीक है, टीम आपकी जो भी संभव मदद हो पाएंगी, जहां तक भी वो पूरा का पूरा आप लोगों आपकी करेंगे, डोंट वरी, ठीक है, बस पढ़ाई के ऊपर में अच्छे से फोकस करिए और अच्छे से सफल होकर बताइए, ठीक है। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है, ये जो एक फ्रेंड सुपर टेट 2019 का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो जितने भी बच्चे हैं जो सुपर टेट देना चाहते हैं उन लोगों को आप देख सकते हो कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो रही है। तो नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य के अंदर में स्थित है, तो नाथुला दर्रा जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है, नाथुला, जेलेपला, ये दो दर्रे बहुत फेमस है सिक्किम के, ठीक है, नाथुला और जेलेपला, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नाथुला दर्रा, ठीक है, सिक्किम के अंदर में, डायरेक्ट क्वेश्चन, नाथुला और जेलेपला, ठीक है, नाथुला और जेलेप, जेलेप ला, ठीक है, नाथुला और जेलेपला, ला का मतलब ही होता है दर्रा, पास, ठीक है, पहाड़ों के बीच का रास्ता, ठीक है, इस तरीके से पहाड़ों के बीच बीच में जो रास्ते होते हैं ना उनको दर्रे कहा जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 1942 में कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। देखिए फ्रेंड्स 1942 के अंदर में कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई थी, ठीक है। अब कांग्रेस का कोई ऐसा वो सेशन तो हुआ नहीं 1940 से 1946 के बीच में, कांग्रेस कोर कमेटी की जो बैठक थी, ठीक है, वर्किंग कमेटी की बैठक, उसके अंदर में भारत छोड़ो का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। तो ये प्रस्ताव प्रस्तुत किसने किया था कि भारत छोड़ो का प्रस्ताव जो है हम आगे बढ़ाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो एक एक करके आप लोग सभी के सभी बच्चे आंसर करते रहेंगे। जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र देव, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत बढ़िया। तो देखिए फ्रेंड्स 8 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था बॉम्बे से, ठीक है, बॉम्बे के अंदर में जो कमिटी थी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो बैठक हुई थी, उसके अंदर में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है इसको प्रस्तुत किया गया था, ठीक है, भारत छोड़ो का प्रस्ताव, ठीक है। वैसे भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये नारा किसने दिया था, अगर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाए तो अंग्रेजों भारत छोड़ो ये यूसुफ मेहर अली ने नारा दिया था। साइमन गो बैक का नारा यूसुफ मेहर अली ने, भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने, ठीक है। उन्हीं के नारे के ऊपर में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया। और वो ये जो भारत छोड़ो आंदोलन था, वैसे गांधी जी ने बुलाया था ये आंदोलन, उसकी बात कही थी, लेकिन एक ऑफिशियली कांग्रेस की वो था, उनका परंपरा थी और एक काम करने का फ्लो था, तरीका था, ठीक है, कि कोई प्रस्तुत करेगा, फिर उसके ऊपर में वोटिंग होंगी, उसको पास किया जाएगा। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था। गांधी जी ने इसी के अंदर में डू और डाई, करो या मरो का नारा दिया था, ठीक है। गोवालिया टैंक मैदान के अंदर से ये क्रांति स्टार्ट हुई थी। इसको अगस्त क्रांति भी कहा जाता है क्योंकि अगस्त के महीने में ये स्टार्ट हुआ था 1942 में। ये कौन सा मिशन था जिसके फेल हो जाने की वजह से ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था, स्टार्टिंग में आपको बताया मैंने, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से आप लोग लिख देंगे कमेंट के अंदर में भी कि कौन सा आंदोलन था जिसके, कौन सा प्रस्ताव था जिसके फेल हो जाने की वजह से ये चालू हुआ। ये क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम के अंदर में, ठीक है। चलिए, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है उसका प्रस्ताव बॉम्बे के सेशन में किसने रखा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था, उसको पारित कर दिया गया, ठीक है। 8 अगस्त 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, ठीक है। इसको अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। इसी के अंदर में जो है फ्रेंड्स डू और डाई का नारा दिया था गांधी जी ने, ठीक है। इसमें अरुणा आसफ अली ने तिरंगा फहराया था गोवालिया टैंक मैदान में, क्योंकि नेहरू जी, गांधी जी, इन सबको अरेस्ट कर लिया गया था, ठीक है। तो जो उस समय में यंग थी, ठीक है, अरुणा आसफ अली, बाद में उनको ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया का खिताब दिया गया। अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो अजंता और एलोरा की गुफाएं, ठीक है, अजंता, ठीक है, और एलोरा, ये गुफाएं जो है फ्रेंड्स अपने आप में एक हमारे जो प्राचीन गुफाएं काटने का जो तरीका था उसका एक नमूना है, ठीक है। अजंता में कई सारी गुफाएं हैं, करीब 29 गुफाएं है, एलोरा के अंदर में काफी सारी गुफाएं हैं, ठीक है। 34 गुफाएं है एलोरा में, 29 गुफाएं है अजंता के अंदर में। अजंता की सारी 29 गुफाएं जो है ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, ठीक है, बौद्ध जो धर्म है उससे रिलेटेड है। और एलोरा की जो गुफाएं है ये 17, 12, 5, ठीक है, हिंदू, बौद्ध और जैन इस तरीके से डिवाइडेड है, ठीक है। 17 + 12 + 5 = 34, ठीक है। तो एलोरा की सारी गुफाएं एक ही धर्म को रिलेट करती है, बौद्ध धर्म को। और एलोरा की गुफाएं हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्म से रिलेटेड है। ये अजंता नाम की जो जगह है वहां पर में जो 29 गुफाएं है ये भी महाराष्ट्र में है, और एलोरा जो है वो भी महाराष्ट्र के अंदर में है, ठीक है। ये याद रखना आप लोगों ने, अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के अंदर में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आता है कि एक बोधिसत्व है पद्म पाणी, ठीक है, पद्म पाणी, उनका चित्र कहां पर में, कौन से गुफाओं के अंदर में आपको मिलेगा पद्म पाणी का,
ठीक है। तो पद्म पाणी, पद्म मतलब कमल, ठीक है। तो कमल का फूल धारण किए हुए, पद्म पाणी का मतलब ही होता है कमल का फूल धारण किए हुए। तो बौद्ध धर्म के अंदर में बोधिसत्व का कंसेप्ट आया था महायान बुद्धिज्म के अंदर में। तो कई सारे चित्र आपको जो है अजंता की जो गुफाएं है उसके अंदर में मिलते हैं महायान परंपराओं के। तो एक बोधिसत्व का एक काल्पनिक चित्र है बोधिसत्व पद्म पाणी। पद्म पाणी इसलिए बोला गया क्योंकि कमल का फूल हाथ में लिए हुए वो चित्र है, ठीक है। तो इसी वजह से कभी पद्म पाणी का चित्र कहां पर में, अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से, ठीक है, तो ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, कहां पर में है, अजंता में, ठीक है। तो महाराष्ट्र के अंदर में मिलेंगे अजंता और एलोरा की गुफाएं आप लोगों को। ओके नाउ, दांडी नमक मार्च के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को विरोध प्रदर्शन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था, कि भाई केवल पुरुषों तक सीमित ना रखा जाए, महिलाओं को भी लिया जाए इसके अंदर में। चलिए फ्रेंड, 2000 प्लस लाइक्स हो चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने यहाँ पर में कंट्रीब्यूशन कर दिया, हाथ ऊपर करके जल्दी जल्दी से बता देंगे, ठीक है। देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड, दांडी नमक मार्च के दौरान गांधी जी चाह रहे थे कि यार इसमें क्योंकि बहुत दूर तक पैदल भी जाना है तो पुरुष ही इसमें रहेंगे तो सही रहेगा, लेकिन गांधी जी को किसने मना लिया था कि गांधी जी महिलाओं के अलावा, मतलब महिलाओं को भी लेकर चलिए साथ में। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक समाजवादी विचारधारा की एक महिला थी, ठीक है, जिनका नाम था कमला देवी चट्टोपाध्याय, ठीक है। तो इन्होंने जो है फ्रेंड्स गांधी जी को मना लिया था कि महिलाओं को भी इसके अंदर में शामिल किया जाए। ओके, तो दांडी यात्रा जब निकाली गई थी तो ये करीब 240 से, ठीक है, 241 माइल्स की ये यात्रा थी, ठीक है, मील 240 से 241 मील, ठीक है। गांधी जी, ठीक है, गांधी जी प्लस 78 लोग इसमें शामिल थे। गांधी जी के साथ में कितने थे, 78, और गांधी जी के सहित कितने थे, तो 79 हो जाएंगे वो गांधी जी को मिलाकर। तो गांधी जी प्लस 78, ठीक है, लोग थे। 240 से 241 मील हो जाएगा, और अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करना है आप लोगों ने तो करीब 387 किलोमीटर के आसपास होता है ये, ठीक है। तो पहले इसमें सिर्फ केवल पुरुष थे, लेकिन कमला देवी चट्टोपाध्याय के कहने पर गांधी जी ने इसमें महिलाओं को भी शामिल कर लिया था। तो कमला देवी चट्टोपाध्याय लिख लीजिए आप लोग कमेंट के अंदर में इसको, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर में पूछा जाता है आप लोगों से, ठीक है। तो कमला देवी चट्टोपाध्याय, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ आप लोग जितने भी बच्चे फ्रेंड्स इस तरीके से क्वेश्चन करना चाहते हैं आप सभी के सभी, तो सुपर 70 कूपन कोड का आप लोग इस्तेमाल करके टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ सकते हैं, ठीक है। आपका एक सही डिसीजन आप लोगों को आपकी सफलता की तरफ में आगे बढ़ा देगा, ठीक है। उस मुगल शासक का नाम लिखिए जिसने जजिया को पुनः लागू किया था, जजिया कानून, मुगल, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, जो जजिया कर है, ठीक है, जजिया, ये नॉन मुस्लिम्स जो थे उनसे लिया जाता था, नॉन मुस्लिम्स, ठीक है, जो गैर मुस्लिम थे उनसे लिया जाता था, नॉन मुस्लिम से, ठीक है, गैर मुस्लिम। और ये एक तरीके का जो है धार्मिक कर था, ठीक है। तो ये जो जजिया कर था इसको अकबर ने बंद कर दिया था, लेकिन इसको फिर से किसने चालू कर दिया था, तो औरंगजेब जो है फ्रेंड्स इसने फिर से इसको चालू कर दिया था, औरंगजेब ने, ठीक है, अकबर के बंद करने के बाद में। तो अकबर ने इसको बंद कर दिया था, अकबर ने बंद कर दिया था, लेकिन औरंगजेब ने इसको फिर से स्टार्ट कर दिया, ठीक है, जजिया कानून। तो जजिया जो है फ्रेंड्स एक प्रकार का धार्मिक कर हुआ करता था, ये याद रखना है आप लोगों ने, ओके। औरंगजेब ने इसको चालू कर दिया। चलिए ना, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। तो औरंगजेब की मृत्यु कौन से साल के अंदर में हुई थी, ठीक है। तो 1907 के अंदर में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। ये बहुत कम बच्चे इसको याद रखते हैं, 1707 के अंदर में, सॉरी 1907 में, मतलब कि इतने दिन तक थोड़ी जिंदा रहेगा वो, ठीक है, 1707 के अंदर में। जिस तरीके से इधर उधर हो रहे हैं ना लोग, ठीक है, मतलब जैसे आपने देखा होगा कि कोई नेता होते हैं, नेता लोग, मतलब पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अंदर में, ठीक है, कभी कभी मेरे को लगता है कि जैसे किसी के ऊपर में ईडी की रेड पड़ जाती है, सीबीआई की रेड पड़ जाती है, तो फिर वो पार्टी बदल लेते हैं, जो सत्ता पक्ष होता है उसके तरफ में झुक जाते हैं, उसके साथ में चले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आज की पॉलिटिकल पार्टी होती जो सेंटर में है और वो जिस तरीके से ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करती, तो शायद हो सकता है औरंगजेब भी उसमें शामिल हो जाता, उस मतलब बीजेपी की सदस्यता ले लेता वो, ठीक है, उसकी वॉशिंग मशीन में जाके साफ हो जाता, ठीक है, ईडी सीबीआई का डर दिखा के उसको भी कर लेते। चलो, मतलब एक कल्पना। तो औरंगजेब जो है फ्रेंड्स ये याद रखना आप लोगों ने। नाउ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार शामिल है, तो भारतीय संविधान के, ठीक है, अनुच्छेद 19 के अंदर में आपको 6 अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। आप सभी भारतीय हो, सभी लोग, ठीक है। तो भारतीय लोगों को ये अधिकार है, क्या अधिकार है, ठीक है। सबसे पहली चीज बोलने की आजादी, आपको बोलने का अधिकार है, अभिव्यक्ति की आजादी, ठीक है। उसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों को देश में कहीं पे भी जाकर रहने की आजादी है, ठीक है। देश में कहीं पे भी जाकर कोई भी जो है
संविधान के विरुद्ध ना हो, ठीक है, ऐसा कोई काम धंधा शुरू करने की आजादी है, संघ बनाने की, अपना एसोसिएशन बनाने की आजादी है, बिना कोई हथियार के किसी एक जगह पे इकट्ठा होने की आजादी है, ठीक है। ये आजादी का हनन मेरा किया गया था अभी, ठीक है, 2 दिन पहले मेरी आजादी थी कि बिना हथियार के आप बात रख सकते हो अपनी, ठीक है, रखने नहीं दी गई, ठीक है, लेकिन वो बात रखने नहीं देने की वजह से और ज्यादा तेज हो गई वो आवाज, आप लोगों ने इतना ज्यादा तेज कर दिया उस आवाज को, ठीक है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स की टीचिंग वर्टिकल के अंदर में, ठीक है, जब सुबह पहुंचना था 11 बजे, तो टीचिंग वर्टिकल जो है उसके अंदर में से केवल और केवल जब जो मेन था, जिस समय में लाठीचार्ज सुबह हुआ, ठीक है, उस समय केवल टीचिंग परीक्षा था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बाकी और जो हमारे साथी है, ठीक है, वो आते साथ में आते, ठीक है, तो उसमें और ज्यादा टीचिंग वर्टिकल, मैंने एक रात पहले उसमें शॉर्ट भी बनाया था आप लोगों के लिए, मैं चाह रहा था कि सारे लोग आए साथ में, ठीक है, लेकिन 12:30-1 बजे तक भी केवल टीचिंग परीक्षा वहां पर मैं टीचिंग कैटेगरी के लिए वहां पर मैं खड़ा था, ठीक है, जो मेन जहां पर मैं जब अरेस्ट किया गया स्टार्टिंग के अंदर में, और फिर बाद में जब सारी चीज हो गई तो कुछ जंतर मंतर पे गए, कुछ लोग इधर गए, पता नहीं क्यों वो चीज जब स्टार्टिंग में होते तो शायद से जो सारी चीजें है वो आवाज एसएससी रेलवे और के साथ में टीचिंग कैटेगरी के लिए भी उठती, आप लोगों के लिए भी उठती, ठीक है। तो अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार शामिल है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, संवैधानिक उपचार का अधिकार, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर में धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता आप लोगों के अलग से जो है आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 तक के जो आर्टिकल्स है उसमें दी गई है, धार्मिक स्वतंत्रता है आपकी, अलग अलग धार्मिक स्वतंत्रता है, ठीक है। तो ये वाला आपका अधिकार जो है फ्रेंड्स इसमें नहीं है, कौन ये वाला नहीं है, ठीक है, अरे ठीक है, तो ये वाला नहीं है, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये है, ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन जो है आप लोगों का फ्रेंड्स आर्टिकल नंबर, ठीक है, 23 और 24 के अंदर में है। संवैधानिक उपचार का अधिकार आर्टिकल नंबर 32 में है, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये वाला अधिकार आप लोगों का 19 के अंदर में, जो 6 अधिकार है उनमें से एक है, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि आगे में भी जिस तरीके से ये चीज हुई है ना, ठीक है, ये जो दंडे है उसका जवाब कलम से दिया जाएगा, ये चीज याद रखना आप लोगों ने। और आपके अधिकारों के लिए जो बात है, ठीक है, ठीक है, वो इसी तरीके से उठाई जाती रहेंगी। अब वो उसके अंदर में अब डर वो खत्म हो गया है कि पुलिस क्या करेगी क्या नहीं करेगी। जो टॉर्चर हुआ है 3 घंटे तक इस तरीके से अलग अलग इलाकों में घुमाया गया जहां पता भी नहीं था, कभी जंगल से होते हुए जा रहे हैं, कभी गांव से, कभी कहाँ पानी भरा हुआ है, पता नहीं कहाँ कहाँ से जा रहे थे, कुछ भी पता नहीं चल रहा था। उसके बाद में द्वारका जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर में नजफगढ़ पुलिस स्टेशन के अंदर में ले जाके रख दिया गया। तो यातना उन्होंने जो इमोशनल तौर पे तोड़ने की कोशिश थी वो सारी की सारी कोशिश की, लेकिन वो कोशिश कामयाब नहीं हुई, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये याद रखना है आप लोगों ने। इस अधिकार का उल्लंघन करते हुए उन्होंने मोबाइल की स्क्रीन तोड़ दी मेरे, ठीक है, मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर में मार दिया जोर से, तो खुद उसको डंडे तो बरसाए, साथ में साथ मोबाइल को भी मार दिया बेचारे को। पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम बताइए जिन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी कि पूरी आजादी चाहिए। तो पहली बार जो है फ्रेंड्स किसको माना जाता है कि इन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी कि भाई पूरी पूरी आजादी होनी चाहिए, क्योंकि पहले केवल स्वराज की बात हो रही थी, लेकिन स्वराज की मांग के साथ में अब उन्होंने कहा कि नहीं, अब हमें, ठीक है, पूर्ण आजादी चाहिए। तो पूर्ण स्वराज की बात उन्होंने कही थी, ठीक है। अब वो बात अलग है कि हमने पूर्ण स्वराज का जो कंसेप्ट है वो बाद में 1929 के लाहौर अधिवेशन के अंदर में हमने एक्सेप्ट किया था, लेकिन उससे पहले 1921 के अंदर में, ठीक है, मौलाना हसरत मोहानी जो थे उन्होंने इस बात को रखा था सबसे पहले कि पूर्ण स्वराज हमें चाहिए होगा करके, ठीक है। तो पूर्ण स्वराज की मांग सबसे पहले किसने की थी? मौलाना हसरत मोहानी, ठीक है। ये एक उर्दू लैंग्वेज के बहुत बड़े पोएट भी हुए हैं, ठीक है। चलिए, तो मौलाना हसरत मोहानी कहां पर में दिया है भाई? मौलाना हसरत मोहानी ऑप्शन नंबर डी में, हसरत मोहानी, ठीक है। तो मौलाना हसरत मोहानी, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, इन्होंने जो है पूर्ण स्वराज या कंप्लीट इंडिपेंडेंस की सबसे पहले बात कही थी। बाद में कांग्रेस ने 1929 के अंदर में इसको कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। आप लोगों का किस पंचवर्षीय योजना में स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? अब देखो यहां पर समझो आप लोग, ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी। देखो ग्रोथ होनी चाहिए बट स्टेबिलिटी के साथ में, ऐसा नहीं कि ठीक है भारत की ग्रोथ हुई और उसके बाद में धड़ाम से गिर गई ग्रोथ, ठीक है।
स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, मतलब कि हमें आत्मनिर्भरता के साथ में प्रगति करनी है, ऐसी प्रगति करनी है जिससे कि हम हमारे देश की जो ग्रोथ है उसको स्टेबल रख सके, कंटिन्यूअस ग्रोथ हम लोग कर सके। ठीक है, तो ये जो स्टेबिलिटी के साथ में ग्रोथ वाली जो बात थी, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स। ये 4th 5 ईयर प्लान, जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी, उसके अंदर में ये बात रखी गई थी। 1969 से लेकर 1974 तक चौथी पंचवर्षीय योजना बनी। ठीक है, इसको अशोक रुद्र मेनन मॉडल भी इसको बोला जाता है, अशोक रुद्र मेनन। ठीक है, तो चौथी पंचवर्षीय योजना, ये एक विचारक थे, ठीक है, और एक इकोनॉमिस्ट अशोक रुद्र, ठीक है, उनके मॉडल के ऊपर में आधारित थी, अशोक रुद्र मेनन। ठीक है, तो चौथे पंचवर्षीय योजना को, ठीक है, क्या कहा जाता है? अशोक रुद्र मेनन जो थे, इनका मॉडल कहा जाता है उसको, अशोक रुद्र मेनन। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना। ओके, पहली जो योजना थी, पहली पंचवर्षीय योजना, उसको हैरोल्ड डोमर मॉडल बोला जाता है। ठीक है, दूसरी जो योजना थी उसको महालनोबिस मॉडल के ऊपर में आधारित बताया जाता है। ठीक है, तीसरी जो योजना थी उसको गाडगिल मॉडल के ऊपर में आधारित मानते हैं हम लोग, गाडगिल जो थे उनके मॉडल के ऊपर में आधारित थी। और अशोक रुद्र मेनन मॉडल जो है वो चौथी वाली पंचवर्षीय योजना थी, जिसके अंदर में ये बात की गई थी कि हमें आत्मनिर्भरता के साथ में ऐसी ग्रोथ करनी है जो स्टेबल हो, कंटिन्यूअस हो, स्टेबल हो। ठीक है, ठीक है, प्रोग्रेसिव हो। ठीक है, और हमें आत्मनिर्भरता की तरफ में आगे बढ़ाए। ओके, चौथी पंचवर्षीय योजना के अंदर में अशोक रुद्र मेनन मॉडल, ये क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों को, इसको याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। खलीफा की लौकिक शक्तियों की रक्षा के लिए ब्लैंक में बंबई में खिलाफत समिति का गठन किया गया। देखो, खलीफा मतलब क्या, ये समझो आप लोग। खलीफा, कई सारे लोगों को ये नहीं समझता, अगर ये समझ गया आप लोगों को तो समझ में आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा माना जाता है कि इस्लाम की उत्पत्ति जो हुई थी, ठीक है, वो हजरत मोहम्मद पैगंबर जो थे उनके बाद में, ठीक है, जितने भी लोग आए जो इस्लाम को आगे बढ़ा रहे, ठीक है, इस्लाम के जो सर्वोच्च नेता थे, ठीक है, उनको खलीफा कहा जाता था। तो हजरत मोहम्मद जो थे उनके बाद के जो इस्लाम के जो नेता हुए, मतलब जो लीडर हुए, जैसे क्रिश्चियनिटी में पोप होते थे ना, वैसे ही खलीफा हुआ करते थे इस्लाम के अंदर में। ठीक है, तो खलीफा अलग अलग जगह पे खलीफा की पोस्ट रही इतिहास के अंदर में। तो 1919, 18, 20, 21, ये इस समय काल के अंदर में जो है ये तुर्की के पास में था। तुर्की का जो सुल्तान था वो खलीफा हुआ करता था। ठीक है, तो खलीफा की डिसरिस्पेक्ट हो रही थी। खलीफा जब वर्ल्ड वॉर वन हुआ, वर्ल्ड वॉर वन के समय में तुर्की हार गया था। ठीक है, तो तुर्की के हार जाने के बाद में, ठीक है, खलीफा का अपमान हो रहा था, खलीफा की पोस्ट को खत्म करने की कोशिश उस समय में अंग्रेजों के द्वारा की जा रही थी। तो फ्रेंड्स, खलीफा की लौकिक शक्तियों की रक्षा के लिए जो है खिलाफत समिति का जो गठन किया गया था भारत के अंदर में, क्योंकि पूरे दुनिया भर के अंदर में अलग अलग आंदोलन हो रहे थे। ठीक है, तो खिलाफत जो है इसकी रक्षा के लिए जो खिलाफत समिति का गठन किया गया था वो किया गया था मार्च 1919 में। तो खिलाफत आंदोलन मार्च 1919 के अंदर में स्टार्ट हुआ था, ये याद रखना है आप लोगों ने, खिलाफत आंदोलन। ठीक है, खिलाफत आंदोलन तो मार्च 1919, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स। खिलाफत समिति का गठन किया गया खलीफा की लौकिक शक्तियों की रक्षा करने के लिए। मतलब ऐसा माना गया कि ये जो खलीफा का अपमान हो रहा है, खलीफा की पोस्ट खत्म करने की कोशिश की जा रही है तुर्की के अंदर में। ठीक है, पूरे दुनिया भर के जो मुस्लिम्स है वो उनके धर्म गुरु के रूप में मान्यता प्राप्त थी। अब तो चलो खलीफा की पोस्ट ही खत्म हो गई है। ठीक है, जो अतातुर्क थे, ठीक है, कमाल पाशा, उन्होंने जो है वो खत्म कर दी थी, वो पोस्ट ही खत्म कर दी थी उन्होंने। तो मार्च 1919 के अंदर में खिलाफत समिति का गठन किया गया था। ठीक है, चलिए नाउ मंत्रिमंडलीय शासन में, मंत्रिमंडल में फेरबदल करने का अधिकार किसके पास में होता है? मंत्रिमंडलीय शासन में मतलब मंत्री, एक मंत्रिमंडल होगा जो राष्ट्रपति को सलाह देगा, राष्ट्रपति उसी के सिफारिश पर काम करेगा। तो हमारे भारत के अंदर में क्या होता है ना फ्रेंड्स कि मंत्रिमंडल, ठीक है, ये बनता है प्रधानमंत्री, ठीक है, प्लस उनके जो मिनिस्टर्स है उनसे, मिनिस्टर्स। अब ये मिनिस्टर्स जो है उसमें कोई भी फेर बदल करना है, किसी की मिनिस्ट्री इसकी मिनिस्ट्री उसको देनी है या किसी को हटा के किसी और को लाना है, तो ये प्रधानमंत्री जो इस मंत्रिमंडल के मुखिया होते हैं उनके पास में ये अधिकार है फेरबदल करने का। वो क्या करेंगे, राष्ट्रपति को एक सिफारिश करेंगे प्रधानमंत्री कि इस मंत्री को हटा दिया जाए और इस मंत्री को ला लिया जाए। ठीक है, या फिर इसका काम इसको दे दो, इसका काम इसको दे दो। अगर ऐसा भी करना है, मान लो पोर्टफोलियो भी चेंज करना है तो भी जो प्रधानमंत्री है वो सिफारिश करते हैं। तो प्रधानमंत्री के पास में पावर होता है मंत्रिमंडल में फेरबदल करने का। वो राष्ट्रपति को क्या करते हैं, सिफारिश भेज सकते हैं अपने मंत्रिमंडल में चेंज करने की।
ठीक है, तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को याद रखना आप लोगों ने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री अगर किसी भी मंत्री से संतुष्ट नहीं है तो या तो उसे त्याग पत्र मांग सकते हैं कि बोलेंगे कि भाई देखो या तो मैं तुम सिफारिश कर दूंगा राष्ट्रपति को कि तुमको हटा दे, या तो फिर तुम खुद से त्याग पत्र दे दो। तो जनरली क्या होता है, वो मंत्री खुद से त्याग पत्र दे देते हैं 99.99% टाइम। अगर नहीं दे रहे हैं तो फिर राष्ट्रपति को सिफारिश करके उनको हटवाया भी जा सकता है, या फिर अगर किसी का पोर्टफोलियो किसी को देना है, मतलब जो डिपार्टमेंट है, रेलवे को एजुकेशन देना है, एजुकेशन को रेलवे दे, इस तरीके से अगर करना है मान लीजिए, तो वो भी प्रधानमंत्री की सिफारिश के ऊपर में किया जा सकता है। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो प्रधानमंत्री के पास में होती है ये पावर्स मंत्रिमंडल के अंदर में फेरबदल करने की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। देखिए ये क्वेश्चन था एग्जाम के अंदर में आया आपका, प्रावधान और स्रोत, प्रोविजन और सोर्सेस। ठीक है, तो कौन सा प्रावधान कहां से लिया गया है ये आप लोगों को बताना था, बताइए जल्दी से। 2600 से ज्यादा लाइक्स आप लोगों ने कर दिए फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे जितने भी बच्चे हैं। ठीक है, जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर करते रहेंगे जल्दी जल्दी से, और कमेंट के अंदर में आंसर आते रहने चाहिए। यहाँ पर मैं टॉप फैन मूवमेंट भी हम लोग जल्दी से दिखा देंगे एक बार प्लीज टीम। पुष्पम जी अभी ठीक हूं मैं, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये जो है ना आप लोगों के हक की लड़ाई, ये तो करते रहेंगे हम लोग, क्योंकि अब वो चीज जो थी, ठीक है, कि पुलिस पकड़ेगी, ये करेगी, लाठी बरसाएगी, वो डर अब खत्म हो गया। तो देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आपको बताना था कि कौन सा वाला सुमेलित नहीं है। ठीक है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये आयरलैंड से लिया गया है, बिल्कुल सही बात है डीपीएसपी। इमरजेंसी के प्रावधान, आपातकाल के उपबंध की इमरजेंसी के जो प्रावधान है हमारे, ठीक है, जर्मनी से, ठीक है, लिए गए हैं। संसदीय व्यवस्था, हमारे भारत के अंदर में संसदीय व्यवस्था होंगी, ये प्रावधान हम लोगों ने कहां से लिया है फ्रेंड्स, ठीक है, ये हम लोगों ने कहां से लिया है, ठीक है, ब्रिटेन से लिया है। संसदीय जो प्रावधान है, संसदीय प्रावधान का मतलब होता है कि हमारे देश के अंदर में पार्लियामेंट को चुना जाएगा, आप कभी भी प्रधानमंत्री को नहीं चुनते। ठीक है, ये अगर आप लोगों ने पेड क्लास में सेंट्रल गवर्नमेंट वाला लेक्चर देखा है तो उसके अंदर में मैंने बहुत अच्छे से आपको पिक्टोरियल तरीके से भी समझाया है कि वाराणसी वाले लोग फिर पूछते हैं कि यार हमने फिर किसको चुना है, तो आपने अपने सांसद को चुना है। वाराणसी से कोई देख रहा है तो आपने अपने सांसद को, अपने एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा के सदस्य को चुना है आपने अपने इलाके से, उनको, ठीक है, उनकी पार्टी में या उनके जो समर्थक है उनसे समर्थन मिला और उनको फिर राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री का पद जो है दिया है। तो प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करता है ऐसे व्यक्तियों में से जिसमें संसद में से जिसके पास में बहुमत, लोकसभा में स्पेशली बहुमत हासिल है ऐसे नेता को। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम, डायरेक्ट राष्ट्रपति का या डायरेक्ट प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होगा कि डायरेक्टली आप वोट डालोगे। ठीक है, पार्लियामेंट का चुनाव होगा और फिर पार्लियामेंट में जिसके पास में बहुमत होगा उसमें से फिर जो है किसी एक नेता को चुना जाएगा। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे भारत ने अपनाया है, ब्रिटेन का देखा देखी। फाइनेंस कमीशन, देखिए फाइनेंस कमीशन, ठीक है, ये हमारे भारत के अंदर में कहीं से लिया नहीं गया। फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस जो है फ्रेंड्स, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने। फाइनेंशियल इमरजेंसी वाला जो प्रावधान था कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है अगर देश का हालत ही खराब हो जाए, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी आप बोल सकते हो कि यूएसए से लिया है हमने। लेकिन फाइनेंस कमीशन जो आर्टिकल नंबर 280 में, ये हमने यूएसए से नहीं लिया है। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी ली है कि वित्तीय आपातकाल की, अगर पैसा ही खत्म हो जाए देश का, ठीक है, या देश जो है कर्जे में डूब जाए बहुत ज्यादा, तो पैसे की जो है देश को खराब होने से बचाने के लिए या देश को खत्म हो जाने से, एकदम बैंकरप्ट होने से बचाने के लिए वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है 360 के तहत। ठीक है, लेकिन वो अमेरिका से हमने लिया है वित्तीय आपातकाल का। लेकिन फाइनेंस कमीशन वो अलग चीज है, फाइनेंशियल इमरजेंसी अलग है। ठीक है, 360 आर्टिकल नंबर 360 और फाइनेंस कमीशन आर्टिकल नंबर 280 दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो सी आंसर यहां पर मैं आप लोगों को हो जाना चाहिए था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन और है एग्जाम के अंदर में आया, वो आपको बताना है कि प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिए गए हैं। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा वाला क्रम सही है। एक तो आप लोग सबसे पहले लिख लीजिए यहाँ पर में प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था, एक सभी लोग लिखते जाएंगे कमेंट के अंदर में, हर एक बच्चा जल्दी से लिख देगा। ठीक है, 2800 के करीब लाइक्स हो चुके, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे फ्रेंड, जितने भी बच्चे हैं जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, ठीक है, तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 के अंदर में प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था, तो प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट हाथी, ठीक है, तो ये आया था 1992 के अंदर में। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये कब आया आपका, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये आया था 1972 में। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर के एक साल पहले। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, जैव विविधता की भिन्नताएं होनी चाहिए हमारे दुनिया के अंदर में,
ठीक है, पशु पक्षियों की भिन्नताएं होनी चाहिए, पेड़ पौधों की भिन्नताएं होनी चाहिए, डाइवर्सिटी, क्योंकि अगर वो डाइवर्सिटी खत्म हो गई तो हम वापस से नहीं बना पाएंगे उसको। तो 2002 में जैव भिन्नता या जैव विविधता अधिनियम लाया गया था भारत में, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। ठीक है, तो अब आप लोग लगा लीजिए, सबसे पहले यहाँ इनमें से जो है सबसे पहले आया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण, जो वन्य जीव है, जानवर है, ठीक है, जो जंगल में रहते हैं उनका संरक्षण करना है हमने, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन करना है। ठीक है, जो वन्य जीव है उनका संरक्षण करना है, उसके लिए अधिनियम 1972 में। तो 3 सबसे पहले आएगा। ठीक है, फिर प्रोजेक्ट टाइगर आया था 1973 में इनमें से। ठीक है, फिर प्रोजेक्ट एलिफेंट 2, और फिर आया था आपका बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 4। ठीक है, 3 1 2 4, 3 1 2 4, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, 3 1 2 4, ये सारे ये आप लोग सारे के सारे लिखिए कमेंट के अंदर में, ये याद होना चाहिए आपको। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1972 में आया था। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था, जैव विविधता अधिनियम कब आया था, वाटर एक्ट कब आया था, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड की है। ठीक है, प्लीज उसको याद रखिएगा आप सभी के सभी। ठीक है, नाउ अब देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किसके तट पर पाई जाती है? पूरा का पूरा जो है फ्रेंड्स कोरल रीफ वहां पर में बना हुआ है। ठीक है, वो देश कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ठीक है, और उसके तट पर ये इस तरीके से पूरा का पूरा जो है प्रवाल भित्ति कोरल रीफ है। कोरल बेसिकली मराइन एनिमल्स होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे से, ठीक है, पॉलिप्स छोटे छोटे से। ठीक है, एक के ऊपर एक लाखों सालों तक उनकी जब छोटी छोटी सी जो अस्थि है वो जमा होती रहती, बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, साइज में हजारों लाखों सालों तक जो है वो जमते रहते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि समुद्र की सतह से स्टार्ट होते 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 इस तरीके से पूरा का पूरा पहाड़ टाइप का या आइलैंड टाइप का बन जाता है। तो पूरी पहाड़ों की श्रृंखला बन गई है यहाँ पर में, तो ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, ओके, ऑस्ट्रेलिया पूरा का पूरा इससे घिरा हुआ है, ये याद रखना आपने। इसको ग्रेट बैरियर रीफ भी कहा जाता है, सबसे बड़ी कोरल रीफ है ये पूरे दुनिया की, कोरल रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर में आपका, ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए, ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर में है? तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, ये ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल भित्ति कोरल रीफ से बनी हुई है, कोरल से बनी हुई है। ठीक है, तो ग्रेट बैरियर रीफ इसको बोलते हैं फ्रेंड्स। पूरा ऑस्ट्रेलिया, ये यहाँ पर मैं आप देख सकते हो, ये यहाँ से स्टार्ट होकर, ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट होकर पूरा इस तरीके से यहाँ तक फैला हुआ है ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर में ग्रेट बैरियर रीफ, ये दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ है, दुनिया की सबसे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर में है, याद रखिएगा आप सभी के सभी लोग, ग्रेट बैरियर रीफ। अच्छा, मैंने आपको बताया था विक्टोरिया डेजर्ट कहां पर में, विक्टोरिया डेजर्ट, सिम्सन, जिप्सन, ये भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर में, जिप्सन डेजर्ट, सिम्सन डेजर्ट। ठीक है, विक्टोरिया डेजर्ट। ठीक है, विक्टोरिया डेजर्ट, विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। विक्टोरिया जलप्रपात कहां पर में, अगर ये विक्टोरिया फॉल्स कहां पर में, तो ये कहां पर में आप बताएंगे, विक्टोरिया। ठीक है, लेक विक्टोरिया कहां पर में, ये आप बता सकते हो। ठीक है, सब अलग अलग जगहों के ऊपर में, तो आप बता देना कमेंट के अंदर में। ठीक है, वो क्वेश्चंस भी आप लोगों को करवाता रहूंगा मैं। और जितने भी बच्चे जो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं फ्रेंड्स, सुपर 70 इस पर्टिकुलर कोड का आप इस्तेमाल करके जो है फ्रेंड्स 70% ऑफ ले सकते हो। जितने भी कोर्सेज आपके यूपी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे बीपीएससी टीआरई हो, केवीएस हो, DSSS भी हो, जितने भी कोर्सेज आप लोगों के, उनके अंदर में आप लोग जुड़ सकते हो फ्रेंड्स, और अपनी पढ़ाई को एक कदम और आगे बढ़ा सकते हो। मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोग जल्दी जल्दी से आंसर करते जाएंगे उन सभी क्वेश्चंस के। आपको बताना है फ्रेंड्स कि नीली क्रांति, ब्लू रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ब्लू रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है ये बता दीजिए आप लोग। ब्लू रिवॉल्यूशन, नीली क्रांति किस चीज से रिलेटेड है ये आप बता देंगे मुझे जल्दी जल्दी से। ठीक है, व्हाइट रिवॉल्यूशन भी बता दीजिएगा। उसके अलावा जो है बंगाल का विभाजन कौन सी तारीख को हुआ था, उस समय भारत का वायसराय कौन था ये बता देंगे, और उस दिन को कौन से दिन के रूप में मनाया गया था। ठीक है, ये तीनों पॉइंट एक साथ लिख दीजिएगा आप सभी के सभी। ठीक है, इसके अलावा आप लोग मुझे बताइए कि शिपकीला दर्रा जो है वो कहां पर में है, शिपकीला। ठीक है, तो शिपकीला दर्रा, शिपकीला पास कहां पर में ये आप बता दीजिएगा मुझे। शिपकीला, एक जलेपला बता दीजिएगा, नाथुला दर्रा, जलेपला, नाथुला और शिपकीला, ये तीनों बता दीजिए आप कौन कौन से राज्यों के अंदर में है। ठीक है, चलिए ये एक बता सकते हो आप लोग। उसके अलावा आप मुझे बताइए कि अजंता और एलोरा की गुफाएं आपको कौन से राज्य के अंदर में मिलेंगी। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड कि दांडी यात्रा जब निकाली गई थी, तो दांडी यात्रा के अंदर में पहले केवल पुरुष जाने वाले थे, लेकिन गांधी जी को मना लिया था महिलाओं को भी उसमें रखने के लिए, कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। तो लिख दीजिएगा आप लोग डायरेक्टली, कमला देवी चट्टोपाध्याय कि महिलाओं को भी आने की अनुमति दी जाए। ठीक है,
उसके बाद में आप लोग ये बताना है आप लोगों ने कि ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी, ठीक है, एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, मतलब ऐसी ग्रोथ करनी है जो स्टेबल हो, ठीक है, स्थिर हो, ऐसी ग्रोथ हम लोगों ने करनी है, और ऐसी आत्मनिर्भरता लानी है, ठीक है, जो कि भाई प्रोग्रेसिव हो, मतलब हम आत्मनिर्भर बनते ही जाए हम आत्मनिर्भर, दूसरे देशों के ऊपर में निर्भर ना रहे। कौन सी पंचवर्षीय योजना में लागू हुआ था, ठीक है, कमेंट में आप बता देंगे मुझे। ओके, पार्लियामेंट्री सिस्टम, हमारे भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय व्यवस्था कौन से देश से ली गई है, संसदीय व्यवस्था की हमारा देश जो है संसद को चुनेगा, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये दोनों आप लिख दोगे कि कब कब आए थे, प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट। एक है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, कब आया था। एक हमने देखा था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, ये कब आया था, ये भी लिख देंगे आप लोग कमेंट के अंदर में, ठीक है। 3000 से ज्यादा आप लोगों ने सेशन को लाइक कर दिया फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सेशन को इसी तरीके से जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर करते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी बच्चे टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं फ्रेंड्स, सुपर 70 इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर या फिर वेबसाइट पर। अगर कोई भी डाउट है तो नीचे में जो आपका नंबर चल रहा है 7611101101 9697888844, इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सएप भी आप लोग कर सकते हो। सारे सवालों के जवाब आप लोग जो है फ्रेंड्स कमेंट के अंदर में भी कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।